आइए आज का टॉपिक है हमारा, मल्टीपल टॉपिक्स करेंगे। सबसे पहले देखिए पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर काफी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए और बहुत ही बेसिक सा भी है। ठीक है, यही बेस बनेगा आगे रेजोल्यूशन का भी। ठीक है, और आगे फर्दर वेक्टर के ऊपर जितना भी हम एनालिसिस करेंगे, पोजीशन वेक्टर तो कहीं ना कहीं आ ही रहा होगा। ठीक है, सबसे पहले पोजीशन वेक्टर होता क्या है। देखो, मान लो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ये एक पॉइंट है P और इसके कोऑर्डिनेट है x एंड y। ठीक है, तो ये क्या बताता है, मेरे को पोजीशन बता रहा है इस P की कहाँ के, इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। ठीक, और ये मुझे बता पा रहा है कि यहाँ से ये x दूरी में x डिस्टेंस x में है और ये y डिस्टेंस कितने में, किसमें है, y में है। तो ये मुझे पोजीशन बता पा रहा है। अब पोजीशन वेक्टर क्या चीज है, पोजीशन वेक्टर भी सेम ही है। पोजीशन वेक्टर क्या कहता है कि ऐसा वेक्टर जो किसी भी पॉइंट की क्या बताए, पोजीशन बताए, जो किसी भी पॉइंट की क्या बताए, पोजीशन। लेकिन कंडीशन यहाँ पे ये है कि वो हमेशा ओरिजिन से ओरिजिनेट होगा। कहां से ओरिजिनेट होगा, ओरिजिन से। दिस इज मैंडेटरी। ठीक है, तो ऐसे वेक्टर जो ओरिजिन से ओरिजिनेट होकर टुवर्ड्स द पॉइंट जाते हैं, टुवर्ड्स द पॉइंट, तो ये कैसे वेक्टर कहलाते हैं, पोजीशन वेक्टर। कैसे पॉइंट कहलाते हैं, पोजीशन वेक्टर। अब देखिए लिखे कैसे जाते हैं। अब इसको ऑब्जर्व कर कि जैसे कि ये पॉइंट P है, इसके x और y है, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है कितना, x यूनिट्स, x यूनिट्स। ये कितना है, y यूनिट्स। ये कितना है, y यूनिट्स। अच्छा, तेरे को मैंने जब यूनिट वेक्टर हम पढ़ रहे थे तब मैंने तेरे को एक चीज बताई थी कि I जो होता है ना, I इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग, J इज द यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस। अगर मेरे को इस डिस्टेंस को, अगर मेरे को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, एक्स आई कैप, और ये क्या हो जाएगा, वाई जे कैप। तो बेसिकली पोजीशन वेक्टर, अगर आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा और ऑब्जर्व करो, देखो O से हम, ये P है, ये मान लेते हैं Q पॉइंट है। ठीक, हम O से Q गए, फिर Q से P की तरफ जा रहे हैं। देखो ऐसे मेजरमेंट हो रही है ना, मैं यहां से रख के इसको मेजर कर रहा हूं, यहां से रख के इसको मेजर कर रहा हूं, तो डायरेक्शन मेरी क्या है मेजरमेंट की, यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक। तो क्या एक्स आई जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, क्या वाई जे भी पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो सोच के देख कि ओ क्यू पी पे ट्रायंगल लॉ लगाओ, ओ क्यू पी पे ट्रायंगल लॉ लगाओ, देखो क्या बनेगा, क्या ओ क्यू प्लस क्यू पी इज इक्वल टू ओपी। यही सीखा था ना हमने कि बीच वाला तो खत्म ही हो जाता है, मैंने ब्लाइंडली लिख दिया है तो। ठीक है, OQ प्लस QP इज इक्वल टू OP, ऑल दीज आर इन वेक्टर फॉर्म। मेरे को चाहिए क्या, मेरे को OP वेक्टर चाहिए, विच इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ P, विच इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ P। तो मेरा OP वेक्टर क्या हो गया, OP वेक्टर इज, OQ क्या है, व्हाट इज OQ, XI कैप, व्हाट इज QP, YJ कैप। तो दिस इज व्हाट, पोजीशन वेक्टर। अब थोड़ा सा और समझो, अगर मैं पोजीशन वेक्टर को R से दिखाऊं, जनरली क्या होता है कि पोजीशन वेक्टर को ना R से दिखाते हैं, कोई मैंडेटरी नहीं है लेकिन इन जनरल दिखाते हैं। ठीक, तो अगर ये R वेक्टर है तो मेरा R वेक्टर कैसे लिखा गया, XI प्लस YJ कैप। कोई दिक्कत इस चीज को समझने में कि पोजीशन वेक्टर मैंने कैसे लिखा, XI प्लस YJ कैप। अब यहाँ पे थोड़ा सा और ऑब्जर्व कर, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट P था, इसके जो भी कोऑर्डिनेट थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो भी कोऑर्डिनेट थे, उनके साथ देख मैंने क्या किया है, इसके साथ I लगा दिया और इसके साथ क्या लगा दिया, J लगा दिया। तो अगर यहाँ पे 3,4 होता तो मेरा आंसर क्या होता, 3I प्लस 4J, 3I प्लस 4J। अगर मान लो मैं तेरे को ऐसे दूं कि मेरा जो पोजीशन वेक्टर है ना वो 5I माइनस 6J है, इससे तू क्या समझेगा कि ये ऐसा पॉइंट है, कहां पे लाई करता है, ये कहां पे लाई करेगा, ये कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ में। क्यों, क्योंकि इसका x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, x पॉजिटिव y नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में फंस गया, यहाँ पे। तो ये कोई ऐसा पॉइंट है, नहीं आया समझ में। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर दे रखा तो तू पॉइंट समझ सकता है, और अगर पॉइंट दे रखा तो पोजीशन वेक्टर लिख सकता है। तो दिस इज पोजीशन वेक्टर। अच्छा एक चीज और, क्या ये 2 डायमेंशन में, ठीक है, क्या ये 2 डायमेंशन में है। तो सबसे पहले लिख लेना पोजीशन वेक्टर इन ए प्लेन।
सबसे पहले ये लिख लो पोजीशन वेक्टर इन ए प्लेन, और जो लिखवाया वो लिखो। चलिए देखो आगे, देखो इसी के अंदर एक चीज और निकालते हैं, ठीक है। देखो ये मैंने पोजीशन वेक्टर लिख दिया, ठीक है, एक्स आई प्लस वाई जे कैप। सोच मेरे से मैग्नीट्यूड पूछ ले कि ये लेंथ कितनी है। सोच तेरे से क्या पूछे, मैग्नीट्यूड पूछे। तो देख इस ट्राइंगल के अंदर अगर मैं पाइथागोरस लगाऊं तो क्या बनेगा, ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस क्यूपी स्क्वायर, यही बनेगा। व्हाट इज ओपी इज इक्वल टू अंडर रूट में ओ क्यू स्क्वायर प्लस क्यूपी स्क्वायर। अब ओपी क्या है, आर। मैंने वेक्टर नहीं लिखा तो मैग्नीट्यूड हो गया, मैंने वेक्टर नहीं लिखा तो क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। सुन, अगर मैंने ये लिखा है तो फिर मैग्नीट्यूड में ऐसे दिखाऊंगा, अगर मैंने सिंपल लिख दिया तो इसका मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अच्छा उसके बाद आ जाओ, व्हाट इज ओ क्यू की लेंथ, एक्स। ओ क्यू की लेंथ क्या है, एक्स, तो बेसिकली एक्स स्क्वायर। व्हाट इज क्यूपी, क्यूपी इज वाई, तो वाई स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर तेरे पास ये वेक्टर होता तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होता, आर इज इक्वल टू अंडर रूट में 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर। तो प्लस माइनस यहाँ पे मैटर ही नहीं कर रहा तेरे को, प्लस माइनस तो क्या नहीं मैटर कर रहा है, यहाँ पे मैटर ही नहीं करता तेरे को, है ना। तो आंसर क्या आया, आया समझ में। ठीक है, तो लिखो आगे इसका मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर। नेक्स्ट लिखे पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर इन 3D, पोजीशन वेक्टर इन 3D। चलिए ऐसे कुछ, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, ये चीज समझ में आई तेरे को। मान ले एक पॉइंट है तेरा, मान ले ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने 3D में सोचना है। ये पॉइंट P है और इसके कोऑर्डिनेट है x, y, z, x, y, z। सोचा कैसे, ऐसे जैसे कि यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया यहां तक, इसका इससे डिस्टेंस, इसका इससे डिस्टेंस, ऐसा सोचो। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। और ये तो z में है ही है, ठीक। तो ये डिस्टेंस कितना है, y, ये डिस्टेंस कितना है, y, ये डिस्टेंस कितना है, x, ये डिस्टेंस कितना है, x, और ये ऊपर वाला डिस्टेंस कितना है, z। ये चीज समझ में आ गई। तो इसका अगर मेरे को पोजीशन वेक्टर लिखना हो तो देख कैसे लिखूंगा। सबसे पहले तो मैं एक वेक्टर ये लिख दूं पहले, मान ले ये O है, ये मान लिया A, ये P है, और हमें अल्टीमेटली क्या लिखना है, OP। हमें अल्टीमेटली क्या लिखना है, OP। अब थोड़ा सा ऑब्जर्व कर इसको, जब मैं नीचे XY प्लेन में हूं, नीचे XY प्लेन में हूं, वहां पे OA क्या है, पोजीशन वेक्टर। OA क्या है, पोजीशन वेक्टर, किसका, इस A पॉइंट का। तो ये वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, OA वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, XI प्लस YJ, XI प्लस YJ। ये मेरा क्या आ गया, OA वेक्टर। व्हाट इज AP वेक्टर, ZK कैप। व्हाट इज AP, व्हाट इज AP वेक्टर। देखो इसकी लेंथ कितनी है, Z, और किस डायरेक्शन में है, J की डायरेक्शन में, और J की डायरेक्शन, Z की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कौन सा होता है, K कैप। तो AP कैसे लिखा गया, ZK कैप। कोई दिक्कत इस चीज को समझने में। अच्छा अगर ऐसा है तो ट्रायंगल OAP में देख, ट्रायंगल OAP के अंदर देख, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, और ये इस डायरेक्शन में। देख ये दोनों ऑर्डर में और ये रिवर्स में, तो क्या होगा, रिजल्टेंट। तो ऑब्वियसली OP कैसे लिखा जाएगा, OP वेक्टर इज इक्वल टू OA
प्लस AP, देख बिल्कुल सही आ रहा है, ट्राइंगल को बिल्कुल परफेक्टली फॉलो कर रहा है। OP वेक्टर इज इक्वल टू OA प्लस AP वेक्टर। देखिए यहाँ पे A खत्म हो गया ना तो OP बन गया, तो बिल्कुल सही चल रहा है। व्हाट इज OP? OP इज R वेक्टर इज इक्वल टू OA क्या है XI प्लस YJ और AP क्या है ZK। अगर मान लो 3D में तेरे को एक पॉइंट दे रखा है, लेट से 1, 2, 4, तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या है 1I 2J 4K। डायरेक्टली लिख सकता है, इतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली तो लिख सकता है इस चीज को। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो R वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट XI प्लस YJ प्लस ZK। सिर्फ तुम्हें क्या ध्यान रखनी है, डायरेक्शन ध्यान रखनी है, किस डायरेक्शन में है वो, अगर कहीं पे दिया है तो। ये चीज समझ में आ गई भाई? लिख ले फटाफट। चलिए आगे देखिए, देखो हमने पोजीशन वेक्टर लिख दिया 3D के अंदर। अब मान लो इसका तेरे को क्या लिखना हो, मैग्नीट्यूड लिखना हो। मान लो तेरे को क्या लिखना है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड देख पहले समझते हैं, फिर हम डायरेक्टली भी समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देख समझो, क्या OA का मैग्नीट्यूड तेरे को पता है? OA का मैग्नीट्यूड क्या है, अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी पिछला टॉपिक अभी देखा है हमने, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड हमें मिल गया, दैट इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस AP का मैग्नीट्यूड कितना है, y, सॉरी z। AP का मैग्नीट्यूड कितना है, z, तो AP इज z। कोई बताएगा ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है 90। क्यों 90 है? क्योंकि नीचे प्लेन अलग है और ऊपर प्लेन अलग है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री, तो दिस इज 90 डिग्री, तो ये पाइथागोरस लग जाएगी यहाँ पे। तो पाइथागोरस देखो, अगर ये 90 है, हाइपोटेनस कौन सा हो गया, OP पक्का, देख लो। तो R का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो R कितना आ गया, अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अगर तेरे को पोजीशन वेक्टर पता है किसका 3D में, तो तू मैग्नीट्यूड कैसे लिखेगा, अंडर रूट में x स्क्वायर वाई स्क्वायर z स्क्वायर, सब प्लस में, सब क्या आ जाएंगे प्लस में, ठीक है। लिखिए फटाफट, अगला लिखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक। अब देखो ये क्या चीज है, मान ले तू प्लेन के अंदर एक पॉइंट A पे था, तो B पे मूव कर गया। इस AB वेक्टर को कैसे लिखें? तो कहीं स्पेस में था, स्पेस में, अभी चलो 2 डायमेंशन की बात करते हैं। तो 2 डायमेंशन में किसी A पॉइंट पे था, लेट से उसके कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1। तो B पॉइंट पे पहुंचा, उसके कोऑर्डिनेट है x2। तो इसके वेक्टर को कैसे लिखा जाए, AB वेक्टर कैसे लिखा जाए, ठीक है। ये है मेरा डिस्प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि मैं डिस्प्लेस हुआ A से B, डिस्प्लेस हुआ कहां से कहां पे, A से B, ठीक है। तो मैं क्या लिखना चाहता हूं यहाँ पे, अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना चाहता हूं। तो देखो कैसे लिखेंगे, मैंने क्या किया, रेफरेंस बनाया, ये ओरिजिन ले लिया, यहां से अगर मैं ये डालूं तो ये क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ A, लेट्स से दिस इज R1। ये क्या है, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ B, पोजीशन वेक्टर ऑफ B, दैट इज R2, दैट इज R2। क्या ये एक ट्राइंगल बन गई OAB? देख ये वेक्टर ऐसे गया, ये ऐसे गया, तो ये रिवर्स ऑर्डर में क्या होगा, देख ये रिवर्स ऑर्डर है ना, दिस इज रिवर्स ऑर्डर, राइट। ये ऑर्डर होता, लेकिन ये रिवर्स ऑर्डर है, तो ये क्या है, रिजल्टेंट, दिस इज व्हाट, रिजल्टेंट। तो बेसिकली अगर मैं ट्राइंगल लॉ लगाऊं इसके ऊपर, तो मैं लिखूंगा कि OB वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर। भाई यही तो लिखा जाएगा, और देखो ए खत्म हो गया, OB आ गया, ये लिखा गया कि नहीं लिखा गया, तो मेरा OB वेक्टर आ गया, OA वेक्टर प्लस, मुझे चाहिए क्या, मुझे तो AB वेक्टर चाहिए, तो AB वेक्टर क्या होगा,
ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। अब अगर ए बी वेक्टर ऐसा है तो ओ बी वेक्टर कैसा था, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1। और अगर ये R और R ये पोजीशन वेक्टर है तो फिर ये कैसे लिखे जा सकते थे, R2 कैसे लिखा जाएगा, X2I प्लस Y2J। अभी तो लिखना सीखा है कि अगर मेरे को पॉइंट दे रखा हो तो मैं पोजीशन वेक्टर कैसे लिख दूं, X2I प्लस Y2J। सिमिलरली ये कैसे लिखा जाएगा, R1 X1I प्लस Y1J, ये लिखूंगा ना X1I प्लस Y1J। तो ये हो क्या गया, ये हो गया, इसको देखो। अच्छा एक चीज अभी के लिए सुनो, I से I प्लस माइनस हो सकता है, J से J प्लस माइनस हो सकता है, I और J आपस में प्लस माइनस नहीं होंगे, क्योंकि अभी जैसे मैंने कल स्टार्टिंग में तुम्हें बताया था, जब भी वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो उसमें सिंपल मैथ काम करती है ना। तो हम क्या करेंगे, I और I कॉमन ले लें, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, देखो दैट इज X2 माइनस X1I प्लस Y2 माइनस Y1J। ये आ गया मेरा व्हाट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये मेरा क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सोचना कैसे है, शॉर्ट में कैसे सोचना है, एक पॉइंट ए दे रखा है, एक पॉइंट बी दे रखा है, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट पकड़ जल्दी से, 1 3, इसका क्या लिख दूं, 4 5, 4 6 लिख देते चलो, ठीक। मेरे को ए बी वेक्टर लिखना हो, मेरे को क्या लिखना हो, ए बी, आगे वाले में से पीछे वाला माइनस करना है, बी में से ए माइनस करना है, तो ओ बी माइनस ओ ए करना है मुझे, सिंपल। मेरे को क्या करना है, आगे वाले में से पीछे वाला माइनस करना है, तो कर फटाफट, ओ बी माइनस ओ ए, तो 4 में से 1 गया 3, 3i प्लस, ये देखिए यहाँ पे प्लस है, मैंने यहाँ पे x2 माइनस x1 कर रहा हूँ सीधा सीधा, तो 4 माइनस 1 किया 3, तो 3i प्लस 6 माइनस 3 3, ये बी वेक्टर आ गया। मान लो मेरे को बी ए वेक्टर लिखना था, मान लो मेरे को बी ए वेक्टर लिखना है, ओ ए माइनस ओ बी, ओ ए में से ये माइनस करना, तो माइनस का 3i माइनस का 3, देख बिल्कुल सही बैठ रहा है, ए बी इज माइनस ऑफ बी ए, सही बैठ रहा है। तो कैसे सोचना है, आगे वाले में से पीछे वाला माइनस करना है, फटाफट लिख इसको। समझ में आया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे लिखना है, वो समझ में आ गया, शॉर्ट तरीका कैसे सोचना है वैसे समझ में आ गया। जल्दी से लिखो इसको फटाफट, जल्दी लिखें। ये वाला बताओ, मैंने क्या कहा है, पोजीशन, किसी का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना हो तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए करना है, आगे वाले में से पीछे वाला माइनस करना है हमेशा। तो मैंने लिखा ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी होगा क्या, 4i प्लस 6j, तो 4 में से 1 गया 3, 6 में से 3 गया 3, देखिए ये तो कर रहा हूं, x2 माइनस x7 y2 माइनस y1, ठीक है। नेक्स्ट लिखो इसका मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब देख इसमें मैं डायरेक्टली लिखवा रहा हूं तेरे को, देख जब मेरे पास नॉर्मल वेक्टर होता था आई और जे के फॉर्म में, तो मैं कैसे करता, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सेम मैं यहाँ पे लगा दूं। ए बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस, देखिए देखा देखा सा लग रहा है कुछ, दिस इज व्हाट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या था ये, डिस्टेंस फार्मूला, दिस इज व्हाट, डिस्टेंस फार्मूला। अगर मेरे को a और b के कोऑर्डिनेट दे रखे हो तो मैं डिस्टेंस कैसे निकालता हूँ, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का अंडर रूट। क्या बिल्कुल सेट बैठ रहा है, परफेक्ट, लिख लो। आगे लिखो 3D के अंदर, 3 डायमेंशन में, हाँ डिस्प्लेसमेंट ही 3 डायमेंशन में। देखो कुछ भी नहीं है, इधर ध्यान दो, जैसे मैंने पोजीशन को, पोजीशन वेक्टर जब लिखा था तो एक्स आई प्लस वाई जे आया था, 3D में जाते क्या होता, एक कंपोनेंट और ऐड हो गया था, सेम ए बी वेक्टर इन 3D, जब इसके पास z कोऑर्डिनेट भी था तो क्या लिखा जाएगा, x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1 के। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाएगा, मैग्नीट्यूड में आ जाओ, अंडर रूट में व्हाट, x2 माइनस x1 स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर, खत्म। दिस इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। लिख लो इसको, ये चीज समझ में आ गई। चलो आगे लिखो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन ए प्लेन, इन ए प्लेन। पहले 2 डायमेंशन में समझेंगे, उसके बाद अपन लोग 3 डायमेंशन में डायरेक्ट कन्वर्ट करेंगे फिर, ठीक है। ठीक है, क्या लिखना है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन प्लेन। अब बेसिकली रेजोल्यूशन है क्या चीज, रेजोल्यूशन है क्या चीज, देखो देखो ऐसे समझो, मान लो तेरे को एक क्वेश्चन पूछा जाए कि देयर इज अ पर्सन जो कि स्टार्टिंग में एक पोजीशन से लेकर दूसरे पोजीशन तक पहुंचा। लेट से डायरेक्शन में बात कर लेते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, डायरेक्शन सही है, ठीक। मैंने बोला कि वो लेट से 2 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट गया, उसके बाद वो 3 मीटर लेट से नॉर्थ की तरफ गया, टुवर्ड्स नॉर्थ। उसके बाद लेट से वो 30 डिग्री ईस्ट से, या ऐसे लिख ले 45 लिख ले, चलो 45 ईस्ट से साउथ की तरफ मूव कर गया, ऐसे। बता इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, बता इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है। अब अगर तूने ध्यान से देखा हो, जब हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखा था तो उसमें x के कंपोनेंट अलग थे, y के अलग थे और z के अलग थे। इसमें ध्यान दे, इसमें x का क्लियर कट कंपोनेंट है 2, इसमें y का क्लियर कंपोनेंट कितना है, लेकिन यहां पे दिक्कत हो गई, यहां पे दोनों है, यहां पे क्या है, दोनों कंपोनेंट है। वो x में भी चल रहा है और y में भी चल रहा है, x में पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है और y में नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहा है। ये देखो ना, नीचे की तरफ आ रहा है। मान लो ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट होते हैं तो एक्स में तो चल रहा है पॉजिटिव, लेकिन वाई में कहां चल रहा है, नेगेटिव। लेकिन इस चीज को एक्स में कितना चला और वाई में कितना चला, ये कैसे निकाले, दिस इज कॉल्ड रेजोल्यूशन। इस किसी भी वेक्टर को अगर वो 2 डायमेंशन में है, वो एक्स में कितना मूव कर रहा है और वाई में कितना मूव कर रहा है, अगर हमें ये निकालना हो तो क्या काम कर लेते हैं, रेजोल्यूशन। ठीक है, मतलब एक्स में कितना मूव कर रहा है, देख जैसे मान ले, सोच कि जैसे ये कोऑर्डिनेट है, ठीक है, तू ऐसे गया यहां पे, तू x में कितना चला और y में कितना चला है, तेरे को अगर ये निकालना हो, ठीक है, किस कंडीशन में, जब तेरे को ये पता हो कि तू इतने डिग्री पे चला है, मान लो कि भाई तू 30 डिग्री पे ऐसे चला गया, अब बता तू x में कितना चला और y में कितना चला है। ट्रिग्नोमेट्री से अपन निकाल सकते हैं, लेकिन इस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं, जो प्रोसेस है ना, इसको हम बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा यूज होगा। ठीक है, तो इसको समझो कि कैसे लिखते हैं। सबसे पहले इसकी 3 कंडीशन आती है, कौन कौन सी कंडीशन है बताएगा। हाँ, रेजोल्यूशन, किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व करने की 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। लिखो कंडीशन 1, चलिए कोई बात नहीं, लिखिए कंडीशन 1। कंडीशन 1 लिखो, रेजोल्यूशन ऑलवेज डन एट डाइवर्जेंट पॉइंट, एट डाइवर्जेंट पॉइंट। हमेशा जो रेजोल्यूशन होगा वो कहां पे किया जाएगा, डाइवर्जेंट पॉइंट पे ही किया जाएगा। मतलब जहां से वो ओरिजिनेट हो रहा है, जहां से वो क्या हो रहा है, ओरिजिनेट। अगर मान लो एक OP वेक्टर है, मान ले क्या है, OP वेक्टर, तो अगर मैं रेजोल्यूशन करने जाऊं तो मैं यहां पे करूंगा, ना कि यहां पे। कहां पे करूंगा, मेरे को यहां पे करना है, ना कि वहां पे। मान ले अगर तेरे को यहां पे करना पड़ जाए तो तू क्या कर, इसको एक्सटेंड कर और फिर बना अपने रेजोल्यूशन। अगर मान लो तेरे को यहां पे करना पड़े तो उस वेक्टर को क्या करो, मूव करो पहले, ठीक है, और उस पॉइंट को क्या बनाओ, डाइवर्जेंट बनाओ, और फिर क्या करो, रिजॉल्व करो। लेकिन तू उसकी टिप पे रिजॉल्व नहीं करेगा, हमेशा कहां पे रिजॉल्व करेगा, टेल पे करेगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। ये एग्जांपल बना लो वहां पे, बताता हूं। कंडीशन नंबर 2, कंडीशन 2,
resolution is always done in perpendicular vectors, जैसे कि ऐसे समझो, मान ले मेरा एक वेक्टर ऐसे है, अगर एक कंपोनेंट मैंने ऐसे रिजॉल्व किया है, एक कंपोनेंट ऐसे रिजॉल्व किया, तो दूसरा कैसे होगा, ऐसे, जो कि 90 डिग्री पे होगा। समझ रहा है? तेरे को बाद में समझ में आएगा कि मैं इसका मतलब है क्या, लेकिन सोच के देख, अगर मैंने एक कंपोनेंट ऐसे रिजॉल्व किया है तो दूसरा कैसे होगा, हमेशा इससे 90 होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अगर मान लो एक वेक्टर ऐसे है, अगर तूने एक ऐसे किया है तो दूसरा 90 पे ही होगा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट कंडीशन नंबर 2 मीन्स। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब साथ साथ एक चीज और समझो, जब मैंने बोला कंडीशन 2 को कि रेजोल्यूशन इज ऑलवेज डन इन परपेंडिकुलर वेक्टर्स, तो सोच के देख कि अगर ये मान लो मेरा ओपी वेक्टर है, ठीक है, अगर ये मैंने एक लाइन खींची जो कि एक रेजोल्यूशन, इसको रिजॉल्व करके मैंने एक लाइन बनाई, तो ये भी तो एक परपेंडिकुलर ही है, ये भी तो एक परपेंडिकुलर ही है। जैसे ये परपेंडिकुलर था वैसे ये भी परपेंडिकुलर है, तो क्या ऐसे रिजॉल्व कर सकते हैं? नहीं। ये कंडीशन नंबर 3 है। कंडीशन नंबर 3 लिखो, कंडीशन नंबर 3 लिखे, वेक्टर विच इज टू बी रिजॉल्व्ड, वेक्टर विच इज टू बी रिजॉल्व्ड, जैसे हमने ओपी को रिजॉल्व करना है, वेक्टर विच इज टू बी रिजॉल्व्ड should lie between resolved components, देखो इन दोनों के बीच में लाई करना चाहिए। जैसे ये वाली कंडीशन है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये वाली कंडीशन ना होकर के ऐसी कंडीशन होनी चाहिए, ये वाली हमेशा इन दोनों के बीच में ही रिजॉल्व करेगा। ठीक है, अब करेगा कैसे वो समझते हैं। अब लिखे आगे हाउ टू रिजॉल्व, लिखे आगे हाउ टू रिजॉल्व। कंडीशन समझ में आ गई, तीनों कंडीशन समझ में आ गई। ठीक है, अब लिखे हाउ टू रिजॉल्व ए वेक्टर, हाउ टू रिजॉल्व ए वेक्टर। अब देखें ध्यान से, रिजॉल्व करने के लिए तेरे को दो चीजें होना जरूरी है। किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व करने के लिए तेरे पास दो कंडीशन होना जरूरी है। पहली चीज, इसका मैग्नीट्यूड, ये कितना है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड, और वो जहां मतलब किसी भी रेफरेंस से ले सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि एक्स एक्सिस से, किसी भी रेफरेंस से ले सकता है, उसका एंगल ये पता होना चाहिए। अगर ये दो चीजें पता है तो तू रिजॉल्व कर सकता है। ठीक है, पहले सिंपल एग्जांपल लेते हैं, फिर एक दूसरा एग्जांपल बता दूंगा। जैसे कि हमने ऐसे बात की, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस से ओरिजिन से ए की तरफ जा रहा है, इसको हमें क्या करना है, रिजॉल्व करना है। रिजॉल्व करने के लिए देखो ऐसे सोचो कि यहां से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, रिजोल्यूशन का मतलब क्या है कि वो एक्स में कितना और वाई में कितना है, मेरे को ये निकालना है। बस मेरे को क्या निकालना है, एक्स में कितना और वाई में कितना। तो देख, अगर मान लो इसका कुछ वो ले लेते हैं, मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, आर ले लेते हैं, लेट्स से आर। ठीक, मेरे को अगर ये चाहिए, ये थीटा है, ये 90, तो यहाँ पे ट्रायंगल लग सकती है। मेरे को ये चाहिए, व्हाट इज दिस, बेस। ठीक है, तो OB अपॉन में OA इज व्हाट, cos थीटा। व्हाट इज OA, O इज R, तो OB इज इक्वल टू व्हाट, R cos थीटा। तो बेसिकली तेरे को इसका मैग्नीट्यूड मिल गया, दैट इज R cos थीटा। सिमिलरली जब मेरे को इसकी लेंथ चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, AB अपॉन में OA, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस इज व्हाट, साइन थीटा। तो AB क्या आ गया मेरे पास, व्हाट इज AB, R साइन थीटा। तो मेरे को इसका मैग्नीट्यूड भी मिल गया, मेरे को क्या मिल गया, इसका मैग्नीट्यूड भी। अब रिजॉल्व होने का मतलब क्या है, देखो रिजॉल्व होने का मतलब एक कंपोनेंट ऐसा है जो इसके एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, इसके परपेंडिकुलर क्या बनेगा, y, इसकी लेंथ क्या होगी, R साइन। ये मैंने इस कंपोनेंट को रिजॉल्व कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूं, इस OA को ऐसे लिख सकता हूं, कैसे,
आर कॉस थीटा आई प्लस आर साइन थीटा जे, आर कॉस थीटा आई प्लस आर साइन थीटा जे, इस पर्टिकुलर केस में, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर क्या है, एक्स और वाई में वो ब्रेक हो गया, ठीक है, आर कॉस थीटा आई प्लस आर साइन थीटा जे। तो दिस इज व्हाट रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। अब इसमें एक शॉर्टकट हमेशा ध्यान रखें कि जिस भी रेफरेंस के साथ तुम्हारा थीटा है वहां पे हमेशा कॉस थीटा कंपोनेंट रिजॉल्व होता है और उसके परपेंडिकुलर साइन थीटा, बस ब्लाइंडली, इसको हमेशा ब्लाइंडली याद रखो। जिस एक्सिस पे या जिस बेस पे तुम्हारा थीटा चल रहा है, जहां से तुमने थीटा लिया है, उसके अलावा क्या होगा, आर कॉस थीटा, और दूसरी तरफ क्या होगा, साइन थीटा कंपोनेंट। इसको बोलते हैं कॉस थीटा कंपोनेंट और ये साइन थीटा कंपोनेंट, ऐसे याद रखना है इसको, ठीक है, समझ में आ गया। बनाओ इसको, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या था, ये आर वेक्टर था, इसका एक्स कंपोनेंट आर एक्स और वाई कंपोनेंट क्या है, आर वाई, आर एक्स कंपोनेंट और आर वाई कंपोनेंट। तो आर एक्स कंपोनेंट क्या है इसका, आर कॉस थीटा, और आर वाई कंपोनेंट क्या है इसका, आर साइन थीटा, ठीक है, लिख लिया। चलो आओ आगे लिखें, आइए नेक्स्ट लिखिए रेजोल्यूशन इन 3D, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3D। 99% केसेस में तुम्हें क्या मिल रहा होगा, 2 डायमेंशन में मिल रहा होगा, ठीक है। अगर 3 डायमेंशन में मिल जाए तो ऐसे सोच सकते हैं। देखिए अगर मान लो कोई वेक्टर ऐसा है जो 3D में बन रहा है ऐसे, इसको मेरे को क्या करना है, रिजॉल्व करने का मतलब क्या है, मेरे को उसको अपने एक्सिस पे लेके आना है। ऐसी कंडीशन में मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा इसका एंगल अल्फा विद एक्स एक्सिस, इसका एंगल बीटा विद वाई एक्सिस, और इसका एंगल गामा विद जेड एक्सिस, 3 चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो इसका जो कंपोनेंट लिखे जाएंगे वो आर एक्स कंपोनेंट क्या लिखा जाएगा इसका, अगर ये मान लो आर है, आर एक्स कंपोनेंट लिखा जाएगा आर कॉस एल्फा, आर वाई कंपोनेंट क्या लिखा जाएगा इसका, आर कॉस बीटा, और आर जेड कंपोनेंट क्या लिखा जाएगा, आर कॉस गामा, आर कॉस गामा। समझ में आया कि नहीं आया? क्या ये वेक्टर और ये जो रिजॉल्व हुए कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर हैं, क्या वो कंटेन भी करते हैं इसको, तो वो तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, ठीक है, आर कॉस अल्फा, आर कॉस बीटा, आर कॉस गामा। समझ में आया, पक्का। देखो हमने पोजीशन वेक्टर के अंदर एक चीज देखी कि जैसे, अरे इधर ध्यान दो, ये मान लो मेरा पी पॉइंट था, ये वेक्टर पोजीशन वेक्टर था, यहाँ पे एक्स कॉमा वाई था, ध्यान है, ठीक है। ये हमने थीटा माना था और यहाँ पे हमने बोला था परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ये डिस्टेंस कितना आया था, एक्स यूनिट, और ये कितना आ गया था, वाई यूनिट, ठीक। और हमने इससे पोजीशन वेक्टर निकाला, ओपी वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे, ये चीज समझ में आ गई थी। अब मान लो कोई तेरे से ये पूछ ले ये थीटा कितना है, मान ले तेरे से कोई ये पूछ ले कि ये थीटा है कितना, तो थीटा निकालना बहुत सिंपल है, देख कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ पे टेन थीटा लगाओ, टेन थीटा इज व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो y बाय एक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो तुम्हारे पास एक पोजीशन वेक्टर है, तो वो एक्सिस से कितना एंगल बना रहा होगा, एक्सिस से कितना एंगल बना रहा होगा, tan थीटा इज इक्वल टू जो j का कंपोनेंट है, j बाय एक्स, j बाय आई, j का कंपोनेंट और i की कंपोनेंट को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तुम्हारा जो आएगा वो क्या आएगा, एंगल, ठीक है। ये वाला जो थीटा है वो एंगल आ जाएगा तुम्हारा वेक्टर का एक्सिस के साथ, ये चीज समझ में आ गई, ठीक है।